नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बुधवार को कांग्रेस की दरिद्रगी एक बार फिर सामने आ गई। राहुल गांधी के 3 कार्यक्रम घोषित किए गए थे, 22, 23 और 24 जनवरी। दिल्ली में 3 अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, उपस्थितों को संबोधित करेंगे, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 22 को सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास सभा रखी गई थी और राहुल गांधी नहीं पहुंचे। वैसे एक दिन पहले कर्नाटक के बेलगावी में भी नहीं पहुंचे थे। वहां उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी। यह बताया गया कि साहब राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। चलिए मान लिया कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, पर राहुल गांधी के बाद क्या अब इतनी दरिद्रगी हो गई है कांग्रेस के भीतर कि कोई दूसरा नेता सेकंड लाइन का वहां पहुंच जाता, लोगों को संभालता, उनको हौसला देता और जो अरविंद केजरीवाल की पिछले 10-11 साल की कारस्तानियां रही हैं उनके बारे में संबोधित करता। ले दे करके जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के देवेंद्र यादव, वो वहां पर थे, उन्होंने ही सभा को संबोधित किया। एक तरफ तो साहब कांग्रेस पार्टी है जिसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने से ज्यादा भरोसा किसी और पर है ही नहीं। उनको लगता है कि मैं ही स्टार प्रचारक हूं, मैं ही संदेशवाहक हूं और मुझसे बेहतर कम्युनिकेटर पार्टी के भीतर है नहीं, इसलिए मेरी तबीयत खराब है तो उसके बाद फिर और कौन जा सकता है, या किसी और को चमकने का मौका क्यों दिया जाए। अब कुछ वेबसाइट्स ने बड़े अजीबोगरीब हेडिंग लगाए साहब। एक टीवी 18 न्यूज 18 की एक वेबसाइट है, उस पर हेडिंग लगा कांग्रेस के लिए बुरी खबर, राहुल गांधी पड़े बीमार, दिल्ली चुनाव रैली में नहीं हो सके शामिल, लोग करते रहे इंतजार। अब ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है या अच्छी खबर है, इसका फैसला तो कांग्रेस ही करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे देश और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों और लीडरशिप में तो एक मैसेज यही जा रहा है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तहते बंटाधार। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस पार्टी की लुटिया ही डूबती है। अब वो कर्नाटक और तेलंगाना का श्रेय लेना चाहें तो ले लें, लेकिन तेलंगाना में जो बीआरएस की सरकार थी यानी केसीआर की, उसके धत कर्मों की वजह से वो बाहर गई और भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी शक्ति अभी भी तेलंगाना में नहीं है कि उसको चुनते वहां के मतदाता, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुन लिया। कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनी है तो क्या सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार या दूसरे लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी की वजह से बनी है? और हिमाचल में तो जिस समय हिमाचल में चुनाव चल रहा था उस समय तो ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा पर थे, तो हिमाचल में तो ये एक भी सभा के लिए नहीं गए। तो 3 राज्यों में इनकी सरकारें हैं और वहां इनका कंट्रीब्यूशन शून्य समझिए आप। झारखंड, वहां तो हेमंत सोरेन ने ही जो कुछ किया है, उनकी पत्नी ने जो कुछ किया है, उसकी वजह से वो फिर से सत्ता में आए हैं। राहुल गांधी के पास तो उस समय फुर्सत ही नहीं थी, वो तो वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए लगे हुए थे। और इसी तरीके से तमिलनाडु, जहां ये एक और सरकार एम के स्टालिन की उसमें शामिल है,
तो वहां भी राहुल गांधी की कुछ खास भूमिका नहीं रही। कहने का आशय ये है कि जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी गए हैं वहां तो कांग्रेस को कोई फायदा मिला नहीं है। और ताजा उदाहरण तो हरियाणा का है। महाराष्ट्र में तो फिर भी ये उतना नहीं गए, लेकिन हरियाणा में तो भाई बहन दोनों ही गए थे, दोनों ही कई सभाएं करके आए थे, रोड शो करके आए थे। नतीजा क्या निकला? ठन ठन गोपाल। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई, तीसरी बार सरकार बन गई, और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई। कहने का आशय ये है कि राहुल गांधी जिन जिन राज्यों में गए हैं, क्या वहां कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा मिला है? तो अगर दिल्ली में एक सभा इन्होंने 12 तारीख को की थी मादीपुर इलाके में, और अब दूसरी सभा 22 को होने वाली थी बुधवार को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास, राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं गए, तो वो स्थगित हो गई। दिलचस्प देखने वाली बात यह होगी कि आज जो दूसरी सभा इनकी लगी हुई है और कल यानी 24 को जो तीसरी सभा लगी हुई है उसमें भी जाते हैं या तबीयत खराब ही रहती है। और अगर राहुल गांधी की वाकई तबीयत खराब रहती है तब तो ये माना जाएगा कि जो 2020 में इन्होंने किया था, यानी बड़ी जोर शोर से तैयारियां तो की थी, घोषणा पत्र तो जारी किया था, सबके नॉमिनेशन दाखिल तो कराए थे, और ये संकेत भी दिए थे कि हम पूरी जान लगा करके जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में बैकआउट कर गए थे। इनको लगा था कि अगर हमने ताकत लगा करके अरविंद केजरीवाल के वोट को काट दिया, यानी जो मुस्लिम हैं और जो दूसरे मतदाता हैं उनमें सेंध लगा दी अगर कांग्रेस ने, और वो दो जगह बट गए, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन जाए। इसलिए 2020 में इन्होंने घर फूंक तमाशा देखा। सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई कांग्रेस दिल्ली में 4.3% पर, और एक भी सीट नहीं आई। कहां तो शीला दीक्षित का जो लास्ट इलेक्शन था 2008, उसमें करीब 40% के आसपास इनके वोट शेयर थे और वो पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनी थी। और कहां आप देखिए कि 2008 और 2020 12 साल के भीतर इनके 36% के आसपास वोट नीचे गिर गए, और वो सीधे जुड़ गए जाकर के आम आदमी पार्टी में। तो अगर 2020 की तरह ही राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली में चुनाव लड़ना है, जान लगा करके लड़ना है, तब तो अरविंद केजरीवाल वाकई मजबूती से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौती की तरह होगा कि कांग्रेस अगर फिर से बैकआउट कर जाती है, फिर से घर फूंक तमाशा देखती है, तो फिर उसको और ताकत लगानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को लेकर के कोई गलतफहमी है भी नहीं। जिस तरीके से हर स्तर के नेता उनके लगे हुए हैं, सबकी जिम्मेदारियां बैठी हुई हैं, जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद से ही आरएसएस के अलग अलग स्तर के नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं दिल्ली में, और खास तौर से जो मलिन बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उन तक पहुंच करके मैसेज दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी, चाहे दिल्ली के पदाधिकारी हों, इनके कार्यकर्ता हों, या दिल्ली के बाहर के जिनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है वो हों, वो सब लगे हुए हैं अपने अपने दायित्वों पर। और 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी की गई थी उसमें बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, स्मृति ईरानी से लेकर के और
जितने भी इनके स्टार प्रचारक रहे हैं उन सबके नाम हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम हैं, तो यहां फिर ये सवाल भी तो उठता है कि चलो राहुल गांधी की तबीयत खराब थी, तो इनकी कम से कम 3 राज्यों में तो सरकारें हैं ना अभी। कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। वहां के मुख्यमंत्री नहीं जा सकते थे क्या, या सेकंड लाइन अब कोई नहीं जा सकती थी? लेकिन यहां भी संकट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री, उनकी कितनी लोकप्रियता है, कितनी ग्राह्यता है, या कितना वो बेहतर भाषण दे पाते हैं, कितना कन्विंस कर पाते हैं, और कहीं सुक्खू की का कद ना बढ़ जाए, इसलिए भी बहुत संभव है कि उनको दिल्ली के चुनाव से दूर रखा जाए या एक आंशिक जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। बाकी को तो जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कितनी हिंदी बोलते हैं या समझते हैं, या कितना यहाँ कम्युनिकेट कर पाएंगे, डाउटफुल है। रेवंत रेड्डी जो है, हो सकता है हिंदी बोल लेते हों, लेकिन क्या उनको जिम्मेदारी दी जाएगी दिल्ली में? बहुत बड़े लेकिन किंतु परंतु हैं साहब। तो कांग्रेस में समस्याएं जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी 3 रैलियां होंगी दिल्ली में, जो अभी तक का कार्यक्रम है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 रैली करेंगे, 3 रैलियों का है। अधिकांश जिम्मेदारी मुझे लगता है कि अमित शाह के कंधों पर है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। योगी जी का जो कार्यक्रम है वो 4 दिन का है और 4 दिन में उनको 14 जनसभाएं करनी है, रैलियां करनी है। यानी जो काम उन्होंने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, बहुत हद तक झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी किया, और उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हुए थे उनमें से 7 जीत करके उन्होंने दी, हरियाणा जीत करके दिया, महाराष्ट्र जीत करके दिया। बाकी लोगों का भी सहयोग है, लेकिन बटोगे तो कटोगे। ये जो मूल प्रेरक मंत्र था उनका, बीज मंत्र था उनका, उसने तो हिंदुओं को फिर से इकट्ठा किया है, बीजेपी के पीछे ला करके खड़ा कर दिया है। तो उनकी भी दिल्ली में बेहद अहम भूमिका रहने वाली है। 3 सभाएं प्रधानमंत्री की और 14 योगी आदित्यनाथ की। तो बुधवार को प्रधानमंत्री का एज सच कोई वैसा कार्यक्रम नहीं था कि जनसभा को संबोधित करें या कोई रोड शो करें, पर उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनको जिम्मेदारियां सौंपी। 15-15, 20-20 दिन कार्यकर्ताओं की एक टोली बने, 10-10 घरों के संपर्क में रहें जब तक मतदान ना हो जाए। 50% से अधिक मतदान हर बूथ पर हो, ये जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। बीजेपी के पक्ष में 50% से ज्यादा मतदान हो, ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल और उनके सारे जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, सब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके तो पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां के भी जो मंत्री वगैरह हैं और जो पर्दे के पीछे से सरकार में शामिल लोग, सब लगे हुए हैं। और नई दिल्ली क्षेत्र में तो ज्यादा ही लगे हुए हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को इस बार जबरदस्त चुनौती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उनके सामने उतार दिया, और कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतार दिया। तो केजरीवाल तो फंस गए इस बार नई दिल्ली क्षेत्र में, इसलिए उनको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वो इस बार भी लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।